तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग। तो हम लोग एशिया की मैपिंग देख चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग देख चुके हैं। अब समय आ गया है देखने का मैपिंग ऑफ यूरोप। शुरुआत करेंगे हम लोग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से। अगर यूरोप की बात करें, यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। छठा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? आपका यूरोप। ठीक है। अच्छा, कंट्री की बात करें तो लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया पढ़ा था, तो ऑस्ट्रेलिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री। जो कोस्ट लाइन की लेंथ है वो करीबन 38,000 किलोमीटर की है, यूरोप की कोस्ट लेंथ। अच्छा, एरिया वाइज देखा जाए तो टॉप कौन से कंट्रीज हैं एरिया वाइज? तो देखिए, सबसे बड़ा कंट्री देखिए यहाँ पे रशिया होगा। रशिया के बगल में आपका यूक्रेन दूसरा बड़ा कंट्री है। इन्हीं दोनों में लड़ाई चल रही है इस समय। ठीक है। इसके अलावा हम लोग थर्ड सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस के बाद याद रखिए स्पेन। फ्रांस, फिर स्पेन, उसके बाद आपका स्वीडन 5वें नंबर पे, और छठे नंबर पे आपका नॉर्वे। तो टॉप 6 कंट्रीज एरिया वाइज हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। टोटल कंट्रीज हैं कितने? टोटल कंट्रीज आपके 51 कंट्रीज हैं यूरोप में। अच्छा, बड़े कंट्रीज के बाद हम लोग सबसे छोटे कंट्रीज में आते हैं। तो सबसे छोटा कंट्री यूरोप का और वर्ल्ड का भी वो है वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी को अगर आपको देखना है तो आपको पहुंचना पड़ेगा इटली। तो ये आप इटली देख रहे हैं। इटली का कैपिटल है रोम। रोम के अंदर एक एनक्लेव है आपका, क्या? वेटिकन सिटी, जिसका आपका एरिया कितना है? 0.44 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का छोटा सा एनक्लेव आपका है रोम में, जिसे कहते हैं वेटिकन सिटी। इससे बड़ा सेकंड नंबर पे जो कंट्री है उसका नाम है मोनाको। मोनाको अगर आप देखना चाहते हैं तो फ्रांस और मेडिटेरेनियन सी के बॉर्डर पे आई है। तो ये हमारा फ्रांस है और ये मेडिटेरेनियन सी, और फ्रांस और मेडिटेरेनियन सी के देखिए बॉर्डर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या? आपका मोनाको। तो फ्रांस और मेडिटेरेनियन सी के बॉर्डर में लगता है मोनाको। इससे बड़ा जो कंट्री है, हमने देखिए वेटिकन सिटी देख लिया, मोनाको देख लिया, फिर हमको इटली पहुंचना पड़ेगा। थर्ड नंबर का सबसे छोटा कंट्री वो है आपका सैन मरीनो। सैन मरीनो भी इटली में एक छोटा सा एनक्लेव है जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में वर्क करता है। ये है सैन मरीनो, इटली के अंदर है ये। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑस्ट्रिया कंट्री है। ऑस्ट्रिया कंट्री है और ऑस्ट्रिया कंट्री से लगा आपका ये स्विट्जरलैंड है। तो ये स्विट्जरलैंड कंट्री है। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में ये जो छोटा सा कंट्री है इसको हम लोग बोलते हैं लाइचटेनस्टीन। लिचेनस्टीन की कंट्री है 4th नंबर में। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर में लगता है। इसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं माल्टा। देखिए, ये इटली है। इटली का ये एक आइलैंड है जिसका नाम है सिसिली। सिसिली के साउथ में, सिसिली के थोड़े से साउथ में आपको एक आइलैंड दिखेगा जिसका नाम है माल्टा आइलैंड। तो ये भी देखा हमने। इसके बाद आते हैं स्पेन में। ये आपका स्पेन कंट्री है। स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर में देखिए, ये बॉर्डर में ये जो छोटा सा आपको कंट्री देखने को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज एंडोरा। एंडोरा आपका कंट्री जो है वो स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर लगता है इसका। और इस एरिया में माउंटेन भी है। ये आपके फ्रांस और स्पेन के बीच में एक के बॉर्डर में एक माउंटेन जिसका नाम है पिरेनीज। माउंटेन्स में देखेंगे इसको दोबारा। अब हम लोग चर्चा करते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटीज कौन कौन से हैं यूरोप में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी, दैट इज इस्तांबुल। इस्तांबुल तुर्की का कैपिटल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में। और तुर्की के बाद सेकंड नंबर और 4th नंबर वाला जो सिटीज हैं दोनों रशिया में है। सेकंड नंबर पे ऑब्वियसली उनका कैपिटल मॉस्को, और 4th नंबर में सेंट पीटर्सबर्ग। तो 2 और 4 आपका रशिया में है। बीच में बचा 3। तीसरे नंबर का सिटी है आपका लंदन। लंदन के बाद आते हैं हम लोग जर्मनी का कैपिटल बर्लिन 5वें नंबर पे। तो भाई ये आपका जर्मनी है, ये आपका बर्लिन है। और इसके बाद आता है मैद्रिद। मैद्रिद इज द कैपिटल ऑफ स्पेन। स्पेन का कैपिटल आपका मैद्रिद है। इसके अलावा आपका हेलसिंकी 7 नंबर पे आता है। ये आपका फिनलैंड है। ठीक है। तो अभी ये देखेंगे, इट इज द क्लोजेस्ट कैपिटल टू नॉर्थ पोल। देखिए, ओस्लो भी आता है, स्टॉकहोम भी आता है। इसके ऊपर है आपका हेलसिंकी। देखिए, हेलसिंकी इसके ऊपर है। तो हेलसिंकी पोल से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कैपिटल कौन सा है? आपका हेलसिंकी। तो ये हमने देखा। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आइलैंड्स की। ठीक है, आइलैंड की चर्चा करते हैं। बिल्कुल नॉर्थ में आ जाते हैं। तो नॉर्थ की देखिए कंट्रीज देख रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इसके भी ऊपर यहाँ पे रशिया भी आता है। तो रशिया का एक आइलैंड है, ये जो आपका बड़ा सा आइलैंड दिख रहा है इसको, जिसका नाम है नोवाया जेल्मा। नोवाया जेल्मा रशिया का है। और थोड़ा सा नॉर्थ में चले जाएंगे तो आपको दिखेगा फ्रांस जोसेफ आइलैंड। फ्रांस जोसेफ लैंड भी आपका रशिया में है। तो ये भी आइलैंड है। इसके बाद आप थोड़ा सा इसके वेस्ट में अगर आप चले तो आपको दिखेगा स्वालबार्ड। स्वालबार्ड आपका नॉर्वे का पार्ट है। तो नॉर्वे के अंडर आता है ये वाला आइलैंड। ठीक है। तो 2 आइलैंड आपके रशिया के देखे हमने, नोवाया जेल्मा और फ्रांस जोसेफ, और स्वालबार्ड नॉर्वे का है।
ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका नॉर्वेजियन सी है, नॉर्वेजियन सी के साउथ में आइए तो ये आपका नॉर्वे है और यहाँ पे आपका यूनाइटेड किंगडम है, बीच में आपका नॉर्थ सी है, यही नॉर्थ सी आप देखिए यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ सी के साइड में एक तरफ यूनाइटेड किंगडम है, एक तरफ आपका डेनमार्क है, ये कंट्री डेनमार्क है, ठीक है। डेनमार्क का ही एक आइलैंड है, तो डेनमार्क का जो मेनलैंड है ना, मेनलैंड डेनमार्क का ये रहा, और ये आपका स्वीडन है, इसके बीच में एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है जीलैंड। जीलैंड जो आइलैंड है ये डेनमार्क के अंदर आता है, तो ये देखा हमने। अब चले आते हैं आप थोड़ा सा, हम लोग वेस्ट में आते हैं तो आपको बड़ा सा आइलैंड दिखेगा यहाँ पे, आइसलैंड का कैपिटल रेकजाविक है। अब ये आइलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच में दो आइलैंड देख सकते हैं आप, ये वाला आइलैंड है, इसको बोलते हैं फरो आइलैंड। फरो आइलैंड किसका है? आइसलैंड का नहीं है, ये आइलैंड किसका है? ये आपका डेनमार्क का ही है। तो जीलैंड और फरो आइलैंड दोनों ही आपका डेनमार्क के अंदर आता है। इसके अलावा आपका शेटलैंड आपका यूनाइटेड किंगडम का आइलैंड है, यूके का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यूके में, तो यूके भी आपका दो आपके आइलैंड से बना है, एक तो ये वाला आइलैंड है, इसके बगल में एक और आइलैंड। ये जो आइलैंड है इसको बोलेंगे आयरलैंड, और ये है यूनाइटेड किंगडम। इनके बीच में एक छोटा सा आइलैंड है जिसको बोलते हैं आइल ऑफ मैन, ISLE। आइल को प्रोनाउंस करते हैं, आइल लिखते हैं ISLE। आइल ऑफ मैन एक आपका आइलैंड है यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के बीच में, ठीक है। और ये जो इन दोनों, ये जो सारे आइलैंड्स है ना, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और आइल ऑफ मैन, इन तीनों को मिला के बनता है ब्रिटिश आइल्स, इसे कहते हैं ब्रिटिश आइल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका ब्रिटिश है, ये आपका फ्रांस है, इसके बीच में आपका इंग्लिश चैनल बहती है, तो इंग्लिश चैनल में ही एक और आइलैंड है फ्रांस के पास जिसको बोलते हैं हम लोग चैनल आइलैंड। ऑब्वियसली ये भी फ्रांस के अंतर्गत ही आता है। चलिए अब आते हैं हम लोग स्पेन पे, तो ये हमारा बड़ा सा स्पेन है, ठीक है। स्पेन के ऊपर ये आपका वो फ्रांस है, ठीक है। बीच में इसके बॉर्डर में एक एंडोरा आइलैंड कंट्री लगता है, ठीक है, इसके बारे में हमने देखा। अच्छा, ये स्पेन के बगल में कुछ आइलैंड ग्रुप्स हैं, इन आइलैंड ग्रुप्स को बोलते हैं हम लोग बैलेरिक आइलैंड्स बोलते हैं, छुट्टियां वुट्टियां मनाने जाते हैं लोग यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग इटली में, तो इटली के पास कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हम लोग को देखना है। सबसे पहले इटली के नॉर्थ के पास एक आइलैंड है कोर्सिका, लेकिन ये आइलैंड इटली का नहीं है, ये आपका फ्रांस का है, फ्रांस के भी तो पास है ये। तो कोर्सिका आइलैंड इज अंडर फ्रांस। इसके कोर्सिका के जस्ट साउथ में एक और आइलैंड देखेंगे जिसका नाम है सार्डिना। हाँ, ये सार्डिना आइलैंड आपका इटली का है, और इटली से लगा हुआ ये वाला जो आइलैंड है ये है आपका सिसिली, ठीक है, ये आपका सिसिली आइलैंड है। और सिसिली आइलैंड के जस्ट नॉर्थ में एक छोटा सा और आइलैंड है, यहाँ पे इसको गोल किया हमने, इसके सेंटर यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है आयोलियन आइलैंड। तो आयोलियन आइलैंड वो कह लीजिए, या सिसिली कह लीजिए, या आपका सार्डिना कह लीजिए, ये तीनों आइलैंड आपका इटली के अंतर्गत आते हैं, और कोर्सिका आइलैंड आपका फ्रांस के अंतर्गत आता है। आई होप इतनी बातें याद रहेंगी। अब देखिए, ये सिसिली आइलैंड है ना, इस सिसिली आइलैंड के थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं हम लोग, यानी कि ईस्टर्न साइड चलते हैं ऑफ सिसिली आइलैंड। तो हमको एक और ये था सिसिली, देखिए सिसिली से हम लोग ईस्ट गए और साउथ आए। सिसिली के साउथ में आपको आइलैंड दिखेगा, वो है माल्टा, ठीक है। और सिसिली के आप इस साइड जाएंगे आपके ईस्टर्न साइड, तो आपको दिखेगा क्रेटे आइलैंड। ये क्रेटे आइलैंड किसके अंतर्गत आता है? दिस इज अंडर ग्रीस, ये ग्रीस के अंतर्गत आता है। तो अगले सवाल का आंसर करना है, क्रेटे आइलैंड तो ग्रीस के अंतर्गत आता है, लेकिन ये सिसिली के नीचे जो नीचे आइलैंड माल्टा है ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये इटली के अंतर्गत नहीं आता, ये एक इंडिपेंडेंट नेशन है। माल्टा इज एन इंडिपेंडेंट नेशन, इसको ध्यान रखना। चलिए, आइलैंड्स की बात हमने कर दी, अब कुछ लेक्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दिस इज स्वीडन कंट्री में एक लेक है जिसका नाम है लेक वैनरन, VANERN। तो ये हो गया लेक वैनरन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रशिया की। रशिया में अब ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पे है। सेंट पीटर्सबर्ग के पास आपका एक लेक है जिसका नाम है लेक लडोगा लेक, रशिया में है। लडोगा लेक के आप ईस्ट में जाइए तो आपको मिलेगा लेक ओनेगा। लेक ओनेगा भी रशिया का है। तो लेक ओनेगा और लडोगा के साउथ में एक और लेक है जिसका नाम है राइबिन्स्क इज अ लेक ऑफ रशिया। और साउथ में चले जाइए आप, कैस्पियन सी के पास एक और यहाँ पे लेक दिखेगा आपको, दिस इज क्यूयोशेव रिजर्वायर, ये भी एक लेक है। तो ये 4 लेक आपके कहाँ पे है? रशिया में। अब 2 इंपॉर्टेंट पीक्स की बात करते हैं। देखिए, ये आपका रशिया आपको दिख रहा है, रशिया, और ये आपका ब्लैक सी दिखा आपको, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये ब्लैक सी है, और ये आपका कैस्पियन सी है। तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कंट्रीज है कुछ। देखिए, अजरबैजान दिखेगा, अर्मेनिया दिखेगा, जॉर्जिया दिखेगा। तो ये जॉर्जिया के नॉर्थ में आपका कॉकेसस माउंटेन है। कॉकेसस माउंटेन में आपका उसका हाईएस्ट पीक, और यूरोप का भी हाईएस्ट पीक, वो है माउंट एलब्रूस। माउंट एलब्रूस की हाइट है 5642 मीटर,
ये है यूरोप का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक। यूरोप में एक और इंपॉर्टेंट आपका माउंटेन रेंज है जो कि आल्प्स है। तो आल्प्स का सबसे ऊंचा पीक आपका है माउंट ब्लैंक, ये आपका 4808 मीटर ऊंचा है। तो देखिए आप ये आल्प्स में तो है ही, और ये इटली और फ्रांस के बीच में बॉर्डर में आपको ये बॉर्डर के पास दिखेगा आपका माउंट ब्लैंक आल्प। तो इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स के बाद अब हम लोग आते हैं रिवर्स की बात करते हैं। तो सबसे अगर लंबा रिवर कौन सा है आपका यूरोप का, तो वो है रिवर वोल्गा। रिवर वोल्गा सबसे बड़ा रिवर है जिसका आपका लेंथ है टोटल 3690 किलोमीटर, सबसे बड़ा। तो देखिए ओरिजिन कहां से हो रहा है, ये देखिए ये है आपका कैस्पियन सी। कैस्पियन सी में गिर रहा है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो माउथ कहाँ है इसका, माउथ इज कैस्पियन सी, देखिए। और यहाँ पे आपका राइबिन्स रिजर्वायर है, उसके पास से होते हुए देखिए ये वाला रिवर जा रहा है, मतलब यहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो इसको बोलते हैं आपका वाल्डाई हिल्स, वाल्डाई हिल्स बोलते हैं। वाल्डाई हिल्स से ये ओरिजिनेट होता है और आगे बढ़ता है राइबिन्स रिजर्वायर के पास से गुजरता हुआ ये अपना घूमता हुआ गिर जाता है कहाँ पे, ऑन द कैस्पियन सी, ठीक है। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, ये देख लिया हमने, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट रिवर तो सेकंड नंबर आप छोड़ दीजिए, उसके बाद थर्ड नंबर भी छोड़ दीजिए, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर के रिवर्स अभी इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम देखते हैं। फोर्थ में आपका है नाइपर रिवर, डी आई होप साइलेंट होगा, ठीक है, एक बार कंफर्म कर सकते हो आप, DNIEPER नाइपर रिवर, ये आपका फोर्थ नंबर का लार्जेस्ट रिवर है। ये आपका एक्चुअली ये भी आपका वाल्डाई हिल से निकल रहा है, ठीक है। ये जो पूरा वाल्डाई हिल सी है ये, ठीक है, ये भी आपका देखिए वाल्डाई हिल से निकलेगा ये पूरा रीजन। तो वाल्डाई हिल से निकलता है आपका वोल्गा भी, और वाल्डाई हिल से निकलता है नाइपर भी, ठीक है। दोनों रिवर आपके वाल्डाई हिल से निकलते हैं और मूव करते हुए आते हैं, और कीव से होते हुए, ठीक है, यूक्रेन का सिटी है कीव, तो कीव से होते हुए ऐसे घूमते हुए ये गिर जाता है आपका ब्लैक सी में। तो माउथ कहाँ है इसका, ब्लैक सी में। ओरिजिन कहाँ है, वाल्डाई हिल्स। आई होप ये बात याद रहेगी। कौन से तो कंट्री से निकल रहा है, देखिए रशिया से तो निकल ही रहा है, तो रशिया से पास होता है, बेलारूस से पास हो रहा है, और आपका यूक्रेन से भी पास हो रहा है। तो यूक्रेन से पास होने वाला रिवर है आपका नाइपर रिवर, ठीक है। अच्छा, अब ये ब्लैक सी के पास ये देखिए ये वाला जो सी है इसको कहते हैं सी ऑफ एजोव, ठीक है। अब डॉन रिवर है, डॉन रिवर भी आपका ओरिजिनेट होता है आपका रशिया में, 5वें नंबर का सबसे बड़ा रिवर है, तो नंबर 5 यहाँ पे मार्क किया है। तो ये ओरिजिनेट होता है और कहां पे गिरता है, माउथ इसका कहां है, सी ऑफ एजोव में। सी ऑफ एजोव इज द माउथ ऑफ रिवर डॉन। अगर नहीं देख पा रहे होंगे तो ये देखिए ये है आपका सी ऑफ एजोव, ठीक है, थोड़ा सा कट गया आई गेस। तो ये डॉन रिवर यहाँ आया और सी ऑफ एजोव में ये फॉल कर रहा है, और ये आपका ब्लैक सी है, ठीक है। ब्लैक सी में फॉल कर रहा है क्या, नाइपर रिवर, वाल्डाई हिल से निकल रहा है, ब्लैक सी के में गिर रहा है, और बेलारूस और यूक्रेन होते हुए, रशिया से तो निकल ही रहा है ये, ठीक है, होते हुए ये आपका ब्लैक सी में फॉल करता है। तो 3 रिवर के बारे में हमने देख लिया। सबसे बड़ा रिवर वोल्गा, फोर्थ नंबर का लार्जेस्ट रिवर नाइपर, यूक्रेन बेलारूस से पास करने वाला, और डॉन रिवर। डॉन रिवर तो आपका रशिया से ही पास होता है, गिरता है सी ऑफ एजोव में। तो ये 3 रिवर्स के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। अब देखिए, अब ये 2 रिवर्स हमने देखे ना, वोल्गा रिवर देखा, डॉन रिवर देखा, ये सब रिवर देखा। तो अब इन रिवर से रिलेटेड कुछ वाटरवेज हैं, उनको भी साथ देख लेते हैं, ठीक है। एक है आपका वोल्गा बाल्टिक वाटरवे। वोल्गा बाल्टिक वाटरवे, देखिए वोल्गा नदी क्या है, ऐसे देखिए यहाँ से वाल्डाई हिल से निकल रही है ना, राइबिन्स रिजर्वायर से होके नीचे आती है, ठीक है। तो अब ये कुछ लेक्स है, हमने देखा लडोगा लेक है, ओनेगा लेक है, और आपका ये है आपका बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी से इन लेक्स को कनेक्ट किया जा रहा है, लडोगा लेक, ओनेगा लेक, और नीचे आपका राइबिन्स रिजर्वायर। ये तीनों को कनेक्ट करता हुआ जो वाटरवे है दैट इज वोल्गा बाल्टिक वाटरवे। तो बाल्टिक सी से आपका कनेक्ट किया जा रहा है वोल्गा रिवर को, और वोल्गा रिवर सीधा जाके कहां पे गिरता है, कैस्पियन सी में गिरता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं ये जो कैनाल है जो आपका बाल्टिक सी से होते हुए आपका ज्वाइन होता है आपका वोल्गा रिवर को, और फिर वोल्गा रिवर आता है कैस्पियन सी पे गिरता है। तो बेसिकली बाल्टिक सी और कैस्पियन सी को जोड़ रहा है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, वोल्गा बाल्टिक वाटरवे, ठीक है। अब ये 2 आपके लेक्स, तो फिर से देखिए ये वाला लेक क्या है, लडोगा लेक, ये ओनेगा लेक, और ये नीचे जो चला जाता है आपका वोल्गा बाल्टिक वाटरवे। अब इसी वोल्गा बाल्टिक वाटरवे से एक और वाटरवे यहाँ पे ऊपर नॉर्थ में आपका व्हाइट सी है, व्हाइट सी से कनेक्ट हो जाता है आपका ओनेगा लेक, ठीक है। तो व्हाइट सी बाल्टिक कैनाल बोल देते हैं इसको। तो व्हाइट सी से कनेक्ट हुआ ओनेगा, और ओनेगा से ये कनेक्ट हो जाता है आपका वोल्गा बाल्टिक। तो बेसिकली ये पूरा बाल्टिक तक चला गया ना। तो बाल्टिक सी से लेके व्हाइट सी तक का पूरा जो कनेक्शन है ये आपका है, दिस इज
व्हाइट सी बाल्टिक कैनाल, और इसी बाल्टिक सी से आपका वोल्गा रिवर के साथ जो कनेक्शन है इसको हम लोग बोल देते हैं वोल्गा बाल्टिक वाटरवे। आई होप ये बात हम लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग फिर ये रिवर्स देख लेते हैं। एक और कैनाल है, देखिए 3 रिवर हमने पढ़े थे ना, यहाँ पे वोल्गा रिवर, डॉन रिवर और ये आपका नाइपर रिवर। तो ये डॉन और वोल्गा दोनों ही रशिया से होते हैं। तो अब देखिए ये है, ये कौन सा आपका दिस इज योर कौन सा लेक, कैस्पियन सी। ये कैस्पियन सी पे में गिरता है वोल्गा रिवर। देखिए वोल्गा रिवर आके यहाँ कैस्पियन सी में गिर रहा है, और यही डॉन रिवर आपका गिर रहा है यहाँ पे सी ऑफ एजोव में। तो इन दोनों को अगर हम कनेक्ट कर दे, दोनों काफी क्लोज है ना ये दोनों रिवर्स, तो इन दोनों रिवर को अगर हम लोग साथ में कनेक्ट करते हैं एक कैनाल से, जिसको बोलते हैं हम लोग वोल्गा डॉन कैनाल। तो ये है वोल्गा डॉन कैनाल। तो इससे कनेक्ट होता है आपका वोल्गा रिवर और डॉन रिवर। तो हमने देखा कैनाल वोल्गा डॉन कैनाल देखा, फिर वोल्गा बाल्टिक कैनाल देखा, उसके बाद बाल्टिक व्हाइट सी कैनाल देखा। तो ये 3 कैनाल्स के बारे में हमने स्टडी किया इस एरिया में जो है। देखिए अब ये देखिए वोल्गा रिवर ऐसे बह रही है ना, ये वोल्गा रिवर है, तो ये रशिया में है। रशिया के बगल में एक और कंट्री है जिसका नाम है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान में बहने वाली जो रिवर है तो निकलती तो आपका रशिया से ही है, रशिया से ओरिजिनेट होती है। और कहां से? यूरल माउंटेन्स। तो यहाँ से यूरल माउंटेन से ओरिजिनेट होती है यूरल रिवर, और रशिया में पहले तो बहती है, उसके बाद आती है कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान में आपका इसका माउथ कहां पर है? कैस्पियन सी में। तो ये सारी बात हो गई यूरल रिवर की। और ये आपका तीसरे नंबर का सबसे बड़ा रिवर है। तो पहले नंबर का देख लिया हमने, तीसरे नंबर का देख लिया, चौथे नंबर का और 5वें नंबर का देख लिया। तो दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा रिवर है ये एक सस्पेंस बना हुआ है। तो इस सस्पेंस को तोड़ते हैं, क्योंकि अगला ही रिवर है आपका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रिवर, जो कि है डैन्यूब। अब ये तो डैन्यूब रिवर है, ये देखिए कहां से आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपका जर्मनी में और फ्रांस के बीच में, यहाँ पे देखिए ये आपका ब्लैक फॉरेस्ट है, जर्मनी में होता है ब्लैक फॉरेस्ट। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट से इस तरीके से निकल रहा है जर्मनी होते हुए, ठीक है। उसके बाद आ रहा है ऑस्ट्रिया, देखिए जर्मनी से आया, फिर ऑस्ट्रिया गया, ठीक है। ऑस्ट्रिया के बाद आपका स्लोवाकिया से होते हुए, देखिए स्लोवाकिया भी टच करता है। स्लोवाकिया के बाद आपका हंगेरी, बुडापेस्ट के बगल से आ रहा है, ठीक है, हंगेरी आया। फिर आपका नेक्स्ट क्रोएशिया के पास से आया, क्रोएशिया के पास फिर सर्बिया से सर्बिया क्रॉस करता है, बेलग्रेड, ठीक है। सर्बिया के बाद आपका देखिए सर्बिया क्रॉस किया, फिर आया रोमानिया, रोमानिया की कैपिटल बुचारेस्ट, उसके पास से निकलता है। और उसके बाद आता है ये बल्गेरिया से भी ये पास होता है, देखिए बल्गेरिया रोमानिया इसके किनारे किनारे पास हो रहा है ना दोनों बॉर्डर से। तो रोमानिया बल्गेरिया भी टच कर रहा है, मोल्डोवा और यूक्रेन। उसके बाद ये मोल्डोवा कंट्री है, ये मोल्डोवा कंट्री है, इसके पास से गया। और फिर फाइनली छोटा सा रीजन ये यूक्रेन को भी टच करता है। तो डैन्यूब जो है 10 कंट्रीज को टच करता है, और सबसे ज्यादा कंट्रीज को टच करने वाला जो रिवर है उसे कहते हैं नाइल। नाइल आपका 11 कंट्रीज को टच करता है। सेकंड नंबर पे आता है डैन्यूब, तो 10 कंट्रीज को टच करता हुआ चलता है, ठीक है। इसका ओरिजिन कहां से होता है? आपका ब्लैक फॉरेस्ट से। और ये इसका माउथ कहां पे, देखिए कहां गिर रहा है, ये आपका ब्लैक सी में गिर रहा है, ठीक है। और यहाँ से आपका ब्लैक फॉरेस्ट से ये ओरिजिनेट हो रहा है। तो कई सारी कैपिटल सिटीज से पास हो रहा है, आप नोटिस करिए। देखिए वेनिस, वियना से पास किया, ऑस्ट्रिया कैपिटल। फिर आपका हंगेरी का कैपिटल बुडापेस्ट, उससे पास हुआ। उसके बाद आपका सर्बिया का कैपिटल आपका बेलग्रेड से पास हुआ। उसके बाद रोमानिया का कैपिटल बुचारेस्ट के पास है। तो ये कई सारे कैपिटल सिटीज को क्रॉस करता हुआ आता है आपका डैन्यूब रिवर। ये यूरोप का सबसे लंबा रिवर है, सेकंड सबसे लंबा रिवर। फर्स्ट सबसे लंबा रिवर है वोल्गा। अच्छा, अभी ये बात हो ही रही है तो इसके बगल में एक और रिवर्स की बात कर देते हैं। ये एल्बे रिवर। एल्बे रिवर देखिए जर्मनी से फ्लो कर रहा है, किस तरीके से जर्मनी से फ्लो कर रहा है। एक्चुअली निकलता आपका चेक रिपब्लिक में है, तो चेक रिपब्लिक से होते हुए आपका जर्मनी के थ्रू आपका फिर ये नॉर्थ सी है, ये नॉर्थ सी में ये गिरता है, नॉर्थ सी में गिरता है। दिस इज एल्बे रिवर। देखिए कौन सा कंट्री में है, याद रखना है हमें, जर्मनी और चेक रिपब्लिक। और कहां इसका माउथ है? माउथ इज इन नॉर्थ सी। तो ये बातें हम लोग को ध्यान रखनी है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं राइन रिवर की। राइन रिवर देखिए कहां से ओरिजिनेट होता है, तो ये स्विट्जरलैंड से ओरिजिनेट होता है। देखिए स्विट्जरलैंड में ओरिजिनेट हो रहा है, स्विट्जरलैंड के लेक टोमा से ओरिजिनेट होता है। 1036 किलोमीटर लंबा इसका लेंथ है। और गिरता कहां पर है? दिस इज फॉल्स इन द नॉर्थ सी। नॉर्थ सी में ये अपना पानी ड्रेन करता है। देखिए नीदरलैंड के थ्रू जा रहा है। नीदरलैंड में देखिए ये आपका एक सिटी है रॉटरडैम, रॉटरडैम के पास से ये बहता है और फाइनली गिर जाता है ये कहां पे? नॉर्थ सी में, ठीक है। तो ये जर्मनी के होते हुए जाता है। तो जर्मनी का ये कौन सा है आपका? ईस्टर्न साइड में हमने देखा। अब जर्मनी के वेस्टर्न साइड में देखते हैं। जर्मनी के वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो आपको दिखेगा ये कंट्री है पोलैंड।
पोलैंड से गुजरने वाली 2 रिवर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो पोलैंड की सबसे जो बड़ी रिवर है दैट इज कॉल्ड एज द लार्जेस्ट रिवर इज विस्टुला। विस्टुला नाम की रिवर है, इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पोलैंड। अच्छा, एक और रिवर है, इसकी लेंथ कितनी है, 1047 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है। और ये कहां पे गिरेगा, ऑब्वियसली बाल्टिक सी में गिरेगा। पोलैंड की जितने भी रिवर्स हैं वो बाल्टिक सी में ही फॉल करते हैं। तो दूसरा जो रिवर है दैट इज इंपॉर्टेंट रिवर, तो दूसरा रिवर कौन सा है, रिवर ओडर। इसकी जो लेंथ है दैट इज 854 किलोमीटर और ये भी आपका बाल्टिक सी में ही गिरता है। तो दिस इज ऑल्सो अ रिवर ऑफ पोलैंड। तो पोलैंड के 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स देखे, रिवर ओडर एंड रिवर विस्टुला। सो हम लोग डेन्यूब रिवर के बारे में भी जानते हैं और अब राइन रिवर के बारे में भी हम लोग जान गए हैं। तो दोनों को आप मैप में देखिए। तो ये राइन रिवर और डैन्यूब रिवर अगर आपको पता है तो 2 कैनाल के बारे में पता होना चाहिए। पहला, आपका एक राइन का एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है मेन रिवर। मेन रिवर यहाँ पे शो नहीं हुआ है लेकिन राइन रिवर यहाँ पे शो हुआ है। इसी राइन का ट्रिब्यूटरी है मेन रिवर और डैन्यूब रिवर। डैन्यूब रिवर और जो आपका राइन रिवर, मैन रिवर, देखिए कितना आसपास है। तो इनके बीच में कैनाल बन सकता है, तो कैनाल बनाया गया। मेन रिवर और डैन्यूब के बीच में कैनाल है दैट इज मेन डैन्यूब कैनाल, वेयर मेन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ राइन रिवर। ठीक है, ये समझ गए हम लोग सबसे पहला। अब दूसरा जो रिवर है ये आप देख सकते हैं दैट इज एम्स्टरडैम राइन कैनाल। तो यहाँ पे देखिए ये राइन रिवर है और ये नेदरलैंड में सिटी है एम्स्टरडैम। तो ये थोड़ा राइन रिवर हमने एम्स्टरडैम के पास दिखा दिया, एक्चुअली में थोड़ा सा डिस्टेंस है दोनों में। तो ऊपर वाले अगर हम यहाँ पे देखें ये राइन रिवर है ना, तो इस राइन रिवर को अगर हम कनेक्ट करते हैं, देखिए अब ये जो राइन रिवर के यहाँ पे कहीं एम्स्टरडैम है, एम्स्टरडैम और ये रॉटरडैम से निकल रहा है ना राइन रिवर। तो ये एम्स्टरडैम और आपके राइन रिवर को जो कनेक्ट करने वाला कैनाल है दैट कैनाल इज कॉल्ड एज एम्स्टरडैम राइन कैनाल। तो हमें ये समझ में आया। देखिए राइन रिवर बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो जर्मनी से पास होने वाले 2 रिवर देखे हमने, राइन रिवर भी देखा, एक एल्बे रिवर भी देखा था। उसके बाद पोलैंड के रिवर्स के बारे में बात कर ली थी हमने। एक हमने देखा था विस्टुला रिवर, एक ओडर रिवर। तो ये सब रिवर्स के बारे में बात कर ली हमने। अब हमको बात करनी है फ्रांस की। तो फ्रांस में कौन कौन से रिवर्स बहती हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले रिवर लॉयर, LOIRE। तो ये आपका लॉयर रिवर है, आपका देखिए ये आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग रिवर रोन की। रिवर रोन फॉल करता है मेडिटेरेनियन सी में। ठीक है, अच्छा लॉयर रिवर जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ फ्रांस। इसका ओरिजिन कहां से होता है, देखिए यहां से ओरिजिन हो रहा है। इस एरिया में एक हाईलैंड है जिसको बोलते हैं मैसिव सेंट्रल हाईलैंड, आगे देखेंगे। और ये अपना फ्लो करते हुए फ्रांस में फ्लो करते हुए गिरता है कहां पे, बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के में इसका माउथ है। दिस इज लॉयर रिवर। लॉयर रिवर के बाद अगला रिवर है रोन। ठीक है, राइन रिवर तो जर्मनी से फ्लो कर रहा है, रोन रिवर आपका फ्रांस में फ्लो करता है। तो इसका ओरिजिन कहां से होता है, स्विट्जरलैंड से होता है। यहां स्विट्जरलैंड से आपका हो रहा है रोन रिवर। देखिए ये रोन रिवर है, ये भी आपका एल्प्स से इसका ओरिजिनेट होता है, स्विस एल्प्स। और एल्प्स से ही आपका ओरिजिनेट दूसरा वाला होता है दैट इज राइन रिवर। देखा ना हमने, राइन रिवर भी तो आपका ये स्विट्जरलैंड से निकला, एल्प्स से ही तो निकला। और इसके बगल से आपका रोन भी निकल रहा है, देखिए यहाँ पे ऐसे रोन जा रहा है। तो रोन और राइन आसपास ही निकलते हैं एल्प्स से। और जो आपका राइन रिवर है वो चला जाता है नॉर्थ में जर्मनी से होते हुए और साउथ में होते हुए निकल आता है हमारा रिवर दैट इज रोन। रोन रिवर एल्प से निकला और गिरता कहां पर है, मेडिटेरेनियन सी में गिरा। तो यहाँ इट हैज माउथ नियर द मेडिटेरेनियन सी। इसके अलावा अगला जो आप हमारा रिवर है दैट इज सीन रिवर। यहाँ पे आप सीन रिवर देख सकते हैं। ठीक है, सीन रिवर का ओरिजिन तो छोड़ दीजिए, माउथ याद रखिए। माउथ याद रखना है कहां पे, ये क्या है, इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल याद रखिए। तो याद करिए इसी इंग्लिश चैनल में एक आइलैंड भी पढ़ा था हमने, चैनल आइलैंड याद करिए, हमने पढ़ा था चैनल आइलैंड यहीं पे था कहीं, चैनल आइलैंड फ्रांस के पास। ठीक है, इंग्लिश चैनल में ही तो है ये। ठीक है, तो थोड़ा बहुत लिंक करते हुए चलेंगे। अब देखिए 2 ऐसे बड़े बड़े रिवर हैं हमारे इंपॉर्टेंट रिवर, राइन और रोन रिवर। राइन जर्मनी से पास करता हुआ और आपका रोन रिवर फ्रांस से पास करता हुआ। ये देखिए रोन रिवर हो गया। ये देखिए कितने आसपास है, तो आपस में इनको जोड़ सकते हैं ना, इनको जोड़ भी दिया गया है। एक रोन राइन कैनाल जोड़ा गया है। तो राइन रोन रिवर जो है आपका, राइन रिवर में एक बेसेल नाम का जगह, बेसेल में रोन राइन से मिल जाता है एक कैनाल के थ्रू। और रोन रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है साउन रिवर को जोड़ा जाता है आपका राइन रिवर से। कौन सी जगह में जोड़ा जाता है, बेसेल आपका स्विट्जरलैंड में ही है। स्विट्जरलैंड में एक जगह है बेसेल जहां से आपको रोन को राइन से जोड़ा गया। अब देखिए ऊपर आपका नॉर्थ सी है और ये आपका जो रोन रिवर है ये गिराएगा कहां, मेडिटेरेनियन में। तो एक बार ये रोन और राइन कैनाल हमने बनाया तो आपका पूरा नॉर्थ सी मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए रोन राइन कैनाल किसको जोड़ता है, तो नॉर्थ सी को जोड़ता है मेडिटेरेनियन सी से। ठीक है, ये ध्यान में रखना है।
अब ये देखिए आपका राइन रिवर के बगल में देखिए ब्लैक फॉरेस्ट है, यहीं से डेन्यूब रिवर भी निकल रही है हमारी, ठीक है। अब ये जो राइन रिवर है इसका, तो राइन रिवर को हम लोग जोड़ते हैं, आपका ये पेरिस है, ठीक है, ये देखिए पेरिस यहाँ पर कहीं है, तो पेरिस बेसिन को राइन रिवर से जोड़ने वाला, ये जो राइन रिवर है इससे जोड़ने वाला कैनाल है, वाटरवे है, इस वाटर को बोलते हैं हम लोग पेरिस बेसिन टू, इसे क्या कहते हैं, मार्न राइन वाटरवे। ये पेरिस बेसिन को जोड़ता है आपका राइन नदी से, दैट इज मार्न राइन वाटरवे। तो पेरिस बेसिन को जब आप जोड़ते हैं राइन से, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया आता है आपका अल्सासे लोरेन रीजन, ये एक इंडस्ट्रियल रीजन है। तो ये इंडस्ट्रियल रीजन को जोड़ता है पेरिस बेसिन, और इस इंडस्ट्रियल रीजन को जोड़ने वाला जो वाटरवे है दैट इज मार्न राइन वाटरवे। आई होप ये बात समझ में आई होगी। और यहाँ पे चलो लगा दिया हमने, लॉयर देख लिया हमने, रिवर सीन देख लिया और रिवर रोन देख लिया। ये फ्रांस के 3 रिवर्स के बारे में भी हमने चर्चा करी। अब आते हैं हम लोग माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं। देखिए बड़ा आसान है माउंटेन रेंज। यहाँ देखिए नॉर्वे स्वीडन वाले रीजन में ये जो माउंटेन रेंज है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन बोलते हैं इसको, स्कैंडिनेवियन माउंटेन, दैट इज 1762 किलोमीटर लंबा ये माउंटेन है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं यूरल माउंटेन्स। ये रशिया का ये यूरल माउंटेन है। तो ये यूरल माउंटेन्स के अगर हम लोग ईस्टर्न साइड देखेंगे, सॉरी वेस्टर्न साइड देखेंगे, तो हमें मिलेगा यूरोप, और ईस्टर्न साइड में एशिया। तो क्या हम लोग कह सकते हैं ये यूरल माउंटेन है, ये बाउंड्री बनाता है बिटवीन यूरोप एंड एशिया? आप कहेंगे बिल्कुल, 2500 किलोमीटर लंबा आपका है ये यूरल माउंटेन। तो स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स हो गया, यूरल माउंटेन्स हो गया। अब आते हैं साउथ में, ठीक है। ये देखिए यूरोप और एशिया को अलग कर रहा है, ठीक है। अब यूरोप और एशिया को अलग करने का वाला एक और माउंटेन है साउथ में। ये देखिए जॉर्जिया, अजरबैजान और रशिया, ये सब है हमारा। तो ये आपके नॉर्दर्न साइड में तो रशिया है, साउथ में देखिए जॉर्जिया और अजरबैजान है, बीच में आपका माउंटेन है जिसका नाम है क्या, कॉकेसस माउंटेन। 1100 किलोमीटर लंबा माउंटेन है कॉकेसस। और ये आपका यूरोप को, ये ऊपर तो आपका यूरोप हो गया, नीचे आपका एशिया हो गया। ये भी आपका यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है, लेकिन साउथ में, ठीक है। तो ये हमको बात समझ में इसमें। अच्छा, यूरोप का सबसे हाईएस्ट जो पीक है दैट इज माउंट एलब्रूस। ये 5642 मीटर का लंबा जो ऊंचा आपका माउंटेन पीक है, ये यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ठीक है। ये भी हमको सब दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। एक और माउंटेन रेंज की बात करते हैं, दिस इज कार्पेथियंस। ये देखिए ऑस्ट्रिया, उसके बाद चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, नीचे स्लोवाकिया है, ऊपर पोलैंड है। ये सब होते हुए देखिए यूक्रेन को टच कर रहा है, रोमानिया को टच कर रहा है, सर्बिया को टच कर रहा है। देखिए साउथ में आपका रोमानिया और सर्बिया को टच कर रहा है, रोमानिया है, सर्बिया है। उसके बाद ईस्टर्न साइड में आपका देखिए पोलैंड, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, ठीक है। स्लोवाकिया हो गया, पोलैंड हो गया, यूक्रेन हो गया, और भाई रोमानिया का पार्ट हो गया कुछ। ये ईस्टर्न साइड भी टच कर रहा है। और अगर वेस्टर्न साइड बोले, किनारे वाले साइड, तो ये देखिए आपका ऑस्ट्रिया टच कर रहा है, ये चेक रिपब्लिक यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। पोलैंड का रीजन भी टच कर रहा है, ठीक है। स्लोवाकिया का रीजन भी टच कर रहा है, और हंगरी का रीजन भी थोड़ा टच कर रहा है। तो ये सारे कंट्रीज को टच करने वाला जो माउंटेन है दैट इज कार्पेथियन माउंटेन्स, ठीक है। कार्पेथियन माउंटेन्स का एक पीक है, इंपॉर्टेंट पीक, दैट इज टट्रा पीक, टट्रा माउंटेन्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ कार्पेथियन माउंटेन्स। ये स्लोवाकिया और पोलैंड के बीच में, ये देखिए स्लोवाकिया कंट्री है नीचे, और ये ऊपर पोलैंड है, इनके बीच में आपका एक माउंटेन रेंज है दैट इज कॉल्ड टट्रा माउंटेन्स। तो ये आपके 4 माउंटेन रेंजेस देखे, स्कैंडिनेवियन, यूरल, कॉकेसस और आपका कार्पेथियन माउंटेन्स। चलिए और हाईलैंड्स की बात करें। देखिए ये स्पेन में ये हाईलैंड्स है, इसे बोलते हैं हम लोग मेसेटा प्लेट्यू या मेसेटा हाईलैंड्स बोल देते हैं। उसके बाद फ्रांस और जो हमारा स्पेन है उसके बीच बॉर्डर में जो माउंटेन्स है उसको बोलते हैं पी फॉर पिरेनीज माउंटेन्स, ये भी देखा हमने। उसके बाद बात करते हैं फ्रांस में देखिए इस यहाँ पे एरिया एक हाईलैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैसिव सेंट्रल से कौन सी नदी निकली, ये लॉयर रिवर पढ़ा था ना हमने, रिवर लॉयर यहाँ पे देखिए मैसिव सेंट्रल से निकला था ना। अब देखिए अब इटली में आ जाते हैं। देखिए इटली के मेनलैंड में देखिए ये एक आपका माउंटेन्स है जिसको बोलते हैं एपेनीज माउंटेन। और अब आते हैं हम लोग इटली। तो इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया इस वाले रीजन में आपके माउंटेन्स है जिसको बोलते हैं आल्प्स। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं आपका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, लिचेस्टीन, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। इन सबको टच करता हुआ हमारा जो माउंटेन्स है दैट इज आल्प्स माउंटेन्स, ठीक है। चलिए ऑल आल्प्स माउंटेन का हाईएस्ट पीक हमने देखा, माउंट ब्लैंक देख चुके हैं, तो फ्रांस और इटली के बॉर्डर में है, ये भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे था ना आपका फ्रांस और इटली के बॉर्डर में, यहाँ पे आपका था माउंट ब्लैंक, ये हम लोग पीक्स में याद करिए देख चुके हैं। इसके अलावा
आल्प्स माउंटेन्स में आपके विंड्स फ्लो होते हैं, फेमस विंड्स, फोन FOEHN, ये एक हॉट विंड आपका फ्लो होता है, और मिस्ट्रल, ये आपका रोन वैली जो है, रोन वैली में फ्लो होने वाला विंड है, दैट इज मिस्ट्रल विंड। तो ये सब आल्प्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में कौन से कंट्रीज आपके आते हैं। तो आइसलैंड हमें पता है, लीचेस्टाइन आपका स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये कंट्री है लीचेस्टाइन। उसके बाद नॉर्वे हो गया, तो नॉर्वे, आइसलैंड, लीचेस्टाइन और स्विट्जरलैंड ये मिलके बनाते हैं आपके यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसके अलावा बाल्टिक स्टेट्स कौन कौन से हैं, थोड़ा पॉलिटिकल डिवीजन भी देख लेते हैं। देखिए बाल्टिक सी है हमारा, ये आपका पोलैंड, इसके बगल में जर्मनी था, और ये रशिया से बॉर्डरिंग जो कंट्रीज है एस्टोनिया, लाटविया और लुथीनिया, ये 3 कंट्रीज को हम लोग बोलते हैं बाल्टिक स्टेट्स। और ये नाटो के भी मेंबर है, यूरोजोन के भी मेंबर है, यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर है, और OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD के भी मेंबर हैं आपके बाल्टिक स्टेट्स। बाल्टिक स्टेट्स जस्ट आपके साउथ में आप देखते हैं बेलारूस है, जिसका कैपिटल है मिन्स्क, और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और 1991 में ये USSR से आपकी अलग होती है। और बेलारूस एकमात्र यूरोपियन कंट्री है जहां पे डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप वाली एकमात्र कंट्री कौन सी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे बेलारूस। और बेलारूस के साउथ में जो कंट्री यहाँ पे आपको दिख नहीं रही है वो है यूक्रेन, ठीक है। तो कैपिटल हमने बात कर ली मिन्स्क। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके स्कैंडिनेवियन रीजन में। देखिए बिल्कुल नॉर्थ में चले जाइए आप यूरोप के, तो ये आपका नॉर्वे है। नॉर्वे के साउथ में ये जो पेनिनसुला है इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्वेजियन पेनिनसुला, बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए बगल में स्वीडन है, स्वीडन का ये वाला पेनिनसुला वाला रीजन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्वीडिश पेनिनसुला, ठीक है। फिर हम लोग नॉर्वेजियन पेनिनसुला भी देखा हमने। उसके बाद फिनलैंड है, फिनलैंड में देखिए ये पेनिनसुला रीजन है, ये जो पेनिनसुला रीजन है इसको बोलते हैं हम लोग फिनिश पेनिनसुला। तो स्वीडिश, फिनिश और नॉर्वेजियन पेनिनसुला हमने देखा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस एरिया को बोलते हैं हम लोग कोला पेनिनसुला, ठीक है। और ये देखिए नॉर्वे और स्विट्जरलैंड साथ में मिले हुए हैं, तो ये भी तो एक पेनिनसुला है बड़ा सा, ये भी तो एक बड़ा सा पेनिनसुला है। दिस इज कॉल्ड एज स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। इसमें देखिए नॉर्वे होगा, स्वीडन होगा, और ऑब्वियसली फिनलैंड का जो नॉर्दर्न पोर्शन है ये भी आपका स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का पार्ट है, तो नॉर्दर्न फिनलैंड भी पार्ट है। तो ये सारे जो पेनिनसुला है ना, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, कोला पेनिनसुला, फिनिश पेनिनसुला, स्वीडिश पेनिनसुला और नॉर्वेजियन पेनिनसुला, इसको बोलते हैं फेनोस्कैंडिया, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हम लोग नॉर्डिक कंट्रीज में। नॉर्डिक कंट्रीज किसको बोलते हैं, देखिए नॉर्दर्न यूरोप की कंट्रीज की बात कर रहे हैं हम लोगों ने, देखा ना नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो देखिए डेनमार्क। तो अब देखिए यहाँ पे स्कैंडिनेविया किसे बोलते हैं, देखिए स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला अलग है, स्कैंडिनेविया 3 कंट्रीज को बोलते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, देखिए नॉर्वे स्वीडन हो गया, फिनलैंड नहीं है इसमें, डेनमार्क है। तो आपसे बोलेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन से हैं, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, ये जो पूरे कंट्रीज हैं दिस इज कॉल्ड एज स्कैंडिनेविया, क्योंकि ये स्कैंडिनेवी नाम की जो लैंग्वेज है ये लोग बोलते हैं, तो इस पूरे इन 3 कंट्रीज को हम लोग बोलते हैं स्कैंडिनेविया, ठीक है। अच्छा ये जो स्कैंडिनेविया है ये इज अ पार्ट ऑफ नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज हैं, उसका एक पार्ट तो आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गए। इसके अलावा फिनलैंड भी है, फिनलैंड के अलावा आपका फरो आइलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, फरो आइलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, और ग्रीनलैंड ये भी डेनमार्क का ही हिस्सा है। तो ये भी आते हैं नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर, क्योंकि डेनमार्क आ रहा है तो डेनमार्क के जो आइलैंड्स ये क्यों नहीं आएंगे। इसके अलावा आइसलैंड भी आपका इज अ पार्ट ऑफ नॉर्डिक कंट्रीज। दीज आर द डिफरेंट नॉर्डिक कंट्रीज, ये भी देख लिया हमने। अब हम लोग वो कंट्रीज की बात करते हैं यूरोप के जो एक जमाने में USSR के पार्ट हुआ करते थे। तो USSR के पार्ट होने वाले कंट्रीज तो ये 3 कंट्रीज हैं, पहले इस्टोनिया, लाटविया, लुथीनिया, जिसको हम लोग बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं, बाल्टिक सी बगल में है ना, तो ये 3 कंट्रीज आपके बाल्टिक कंट्रीज है, ठीक है। अब इसके अलावा आपका बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया जिसके साथ लड़ाइयां चल रही हैं, ये भी वाज वंस अ पार्ट ऑफ USSR। उसके बाद यूक्रेन के बगल में मोल्डोवा वाज आल्सो पार्ट ऑफ USSR। तो ये 6 कंट्रीज हैं यूरोप की जो आपका USSR का पार्ट रही हैं। इसके बाद देखिए बाल्कन कंट्रीज, तो यहाँ पे देखिए इटली है, ठीक है, ये देखिए ये इटली है, और ये जो कंट्रीज हैं इनको बाल्कन कंट्रीज बोलते हैं हम लोग। तो ये बाल्कन कंट्रीज कौन कौन सी है थोड़ा अभी देख लेते हैं। देखिए स्लोवेनिया है ऊपर, स्लोवेनिया के नीचे क्रोएशिया के साउथ में बोस्निया हर्जिगोविना, उसके साउथ में आपका मोंटेनेग्रो, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो देखिए कोसोवो आएगा और अल्बेनिया आएगा, कोसोवो के नीचे नॉर्थ मैसिडोनिया आएगा, ठीक है। ये कंट्रीज के अलावा आपका बल्गेरिया एज अ कंट्री, ग्रीस भी आपका बाल्कन कंट्रीज में आता है। इसके अलावा देखिए सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, रोमेनिया, और ऊपर देखिए माल्डोवा तक चले गए हम लोग,
ये जो पूरा जो रीजन है दैट इज कॉल्ड एज आपका, इवन टर्की का जो पार्ट है, यूरोप में जो पार्ट है ना, इस्तांबुल के ईस्टर्न साइड में जो पार्ट है, ये टर्की का पार्ट भी आपका बाल्कन कंट्रीज का पार्ट है, ठीक है, बाल्कन रीजन का पार्ट है। और ग्रीस, ये जो पूरा आपका जो रीजन है जो हमने ऐसे बॉर्डर से बना दिया, ये पूरा रोमानिया वाला रीजन, मोल्डोवा वाला रीजन, दिस होल रीजन इज कॉल्ड एज बाल्कन्स। चलिए अभी प्लेन्स को क्यों छोड़े, प्लेन्स देख लेते हैं। ये है आपका नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन्स, दिस इज द लार्जेस्ट प्लेन ऑफ यूरोप। उसके बाद देखिए कार्पेथियन माउंटेन्स देखा था ना, कार्पेथियन माउंटेन के साउथ में यहाँ पे देखिए आपका हंगेरी का रीजन है, ठीक है, और भी कई सारे रीजन है, ठीक है। डैन्यूब भी इस यहाँ से आपका फ्लो करता है, और डैन्यूब जो है ये पैनोनियन प्लेन को 2 पार्ट में तोड़ता है। दिस इज डैन्यूब कट्स द पैनोनियन प्लेन्स इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। ये बेसिकली कार्पेथियन माउंटेन्स है और आपका डायनेरिक एल्प्स है, इनके बीच में आपका पैनोनियन प्लेन्स आप देखेंगे। ग्रेट हंगेरियन प्लेन भी इसका पार्ट है, देखिए यहाँ पे हंगेरी कंट्री है, हंगेरी में हंगेरियन प्लेन्स है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कार्पेथियन माउंटेन्स है, कार्पेथियन माउंटेन्स के जैसे साउथ में आप देख रहे हैं ना हंगेरी है, हंगेरी और भी सारा जो रीजन है इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन्स। क्या प्लेन्स? पेनोनियन प्लेन्स, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। पेनोनियन प्लेन्स के बाद हम लोग ये जो आपका स्पेन का जो पेनिनसुला है, स्पेन और पोर्चुगल जिसमें आता है, दिस पेनिनसुला इज कॉल्ड एज आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक है। अब आते हैं आइबेरियन पेनिनसुला में क्या क्या है, देखिए पोर्चुगल भी आएगा, स्पेन भी आएगा, और हमने देखा फ्रांस और स्पेन के बीच में छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है एंडोरा कंट्री भी आएगा, और साउथ ऑफ स्पेन में आपका एक रीजन है दैट इज कॉल्ड जिब्राल्टर। तो ये ब्रिटिश टेरिटरी है, पहले ये स्पेन के पास हुआ करती थी, लेकिन 1704 में आपके ब्रिटिश और डच फोर्सेस ने यहाँ पे अटैक करके कैप्चर कर लिया और स्पेन से छीन लिया। उसके बाद ये ब्रिटिश टेरिटरी बन गई, लेकिन अभी भी ये जो जिब्राल्टर जो रीजन है ये आपका स्पेन और ब्रिटेन के बीच में झगड़े का एक विषय बना हुआ है। देखिए अटलांटिक ओशन मेडिटेरियन को कनेक्ट करता है ये एरिया ना, इसी के ऊपर बना हुआ जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर जो कंट्रोल करेगा वो आपका ट्रेड रूट बिटवीन मेडिटेरेनियन और जो अटलांटिक ओशन आपका उसको कंट्रोल करेगा। तो एक जिब्राल्टर एक इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है, लेकिन जो कि आपका ब्रिटेन ने कैप्चर कर लिया था 1704 में। फिर हम लोग बात करते हैं, देखिए आखिरी टॉपिक जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देखेंगे, वो है यूनाइटेड किंगडम का कंसेप्ट। ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है। तो देखिए ये ऊपर नॉर्दर्न रीजन जो है, 2 आइलैंड है ना, बड़े बड़े 2 आइलैंड है, एक आइलैंड यहाँ पे और एक आइलैंड इस साइड। तो इन 2 आइलैंड में जो बड़ा वाला आइलैंड है आपका, जो ईस्टर्न साइड वाला आइलैंड है, इसके नॉर्थ में है आपका स्कॉटलैंड, ठीक है, और स्कॉटलैंड उसके नीचे जो है जो रीजन है उसको बोलते हैं इंग्लैंड। तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ने अपने पॉलिटिकल रीजंस के कारण साथ में दोस्ती कर ली और कहा कि अब हम दोनों आइलैंड साथ में मिलकर काम करेंगे और एक पॉलिटिकल यूनिट बना देंगे, और इस पॉलिटिकल यूनिट का नाम रखा गया ग्रेट ब्रिटेन। तो 1707 में आपका ग्रेट ब्रिटेन बनता है। अब 1801 की बात बताते हैं हम लोग। 1801 में बगल में जो आयरलैंड कंट्री थी, आयरलैंड का जो आइलैंड था, इन्होंने भी कहा कि हम साथ में जो मिल जाते हैं आपको, और अब से हमारा नाम क्या पड़ जाएगा, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं ना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पूरा नाम है। तो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड मिलके बनता है यूनाइटेड किंगडम, बना 1801 में। और फाइनली ये जो आयरलैंड वाले इन्होंने कहा कि नहीं अब हम साथ में रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं। तो आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, और फिर नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ये आपका, ये जो है आपका, ये तो यूके के अंडर ही रहता है, यूनाइटेड किंगडम के अंडर ही रहता है। लेकिन जो साउथ का जो आयरलैंड है ये आपका आयरलैंड बनता है, जो कि एक आयरिश फ्री स्टेट है, ये एक फ्री स्टेट है। तो अब यहाँ 2 कंट्रीज है, एक तो आयरलैंड कंट्री है और आपका यूनाइटेड किंगडम एक कंट्री है। तो आई होप ये यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का क्या किस्सा है, क्या कहानी है, क्या हिस्ट्री है, वो सारा हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। इसके साथ ही यूरोप की मैपिंग हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करते हैं।